आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वह है एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटीज़। एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटी, इसका नामकरण या इसकी स्थापना या इसका प्रारंभ या इस पे विचार 1590 के आसपास शुरू हुआ। यह एक लैटिन वर्ड एंटागोनाइज या एंटागोनिस्टा से बना और जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो एक अपोजिट आइडिया रखता है, विपरीत आइडिया रखता है, और जो हमेशा लोगों के साथ में स्ट्रगल में खड़ा होता है उनसे कंपटीशन करने के लिए। कोई एक जनमान्य गणमान्य नेता है या कोई विचारक है, वह अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति उस हीरो के प्रति एक विपरीत विचार रखता है और वह अपनी सार्थकता इसी में समझता है कि वो उसके विचारों का अपोज करे, उसके विपरीत बोले और वो अपने आप को उसके कंपटीशन में खड़ा करने की कोशिश करता है और वैसा ही रिकॉग्निशन भी पाना चाहता है। उसके लिए वह व्यक्ति उसका अपोनेंट है, उसके विपरीत है, और वह व्यक्ति उसका दुश्मन है, यानी कि उसके विचारों से वह उससे विपरीत चलता है। और इसलिए वो जो हीरो है, जो वस्तुतः वो उसके मस्तिष्क में एक हीरो की तरह होता है, लेकिन वह अपने आइडियाज़ के कारण कंपेल्ड होता है उसके विपरीत बोलने के लिए जो कुछ भी बात वो कहे। इसकी उत्पत्ति ओथेलो नामक करैक्टर और उसके जो अपोनेंट थे उसके आधार पे भी मानी जाती है, क्योंकि जो करैक्टर विपरीत करैक्टर एक नाटक में या कहीं भी होगा ड्रामा में, वह हमेशा जो अपना हीरो यानी कि जो मेन करैक्टर है उसके विपरीत सारी बात करेगा, यानी जो प्रोटैगनिस्टिक उसके अंदर है वह उसके विपरीत में एंटागोनिस्ट में चलेगा। यह उसकी एक मान्यता या उसका विचार होता है। आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती हर हालत में किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा का या नेता का हमेशा विरोध करते नज़र आएंगे, चाहे उन्होंने बात सही की हो या गलत की हो, वो उसको नहीं मानते और हमेशा उसके विपरीत ही बोलेंगे। ये लोग एंटागोनिस्टिक हैं। वह जिसको अपना एक एडवर्सरी मान लेते हैं, कभी कभार यह एडवर्सरी मानना भी उनका बहुत सी बातों पे निर्भर करता है जो उसके डार्क ट्रेड्स कहे जाते हैं, क्योंकि एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटी में एक डार्क ट्रेड का सिम्टम्स ग्रुप होता है। तो जब सिम्टम्स से वो पीड़ित होता है या वो एक डार्क ट्रेड टेंडेंसीज से पीड़ित रहता है, तो उसके कारण उनके आधार पर वह दूसरों के विपरीत बोलता है। इसको कुछ लोगों ने बिग फाइव भी कहा है। इन विचारों को जो उसमें डार्क टेंडेंसीज में रहते हैं उनको कुछ लोग बिग फाइव भी कहते हैं। 7 सिम्टम्स की मैंने बात की जिनमें से अधिकांश या कुछ इन लोगों में होते हैं। पहले हम उन डार्क टेंडेंसीज को, ये टेंडेंसीज हैं, तो उन टेंडेंसीज के यहाँ बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो पहला गुण है वो है
दुर्गुण या गुण जो भी आप कहें, वह है केयरलेसनेस। वो दूसरों के प्रति अपनी फीलिंग शो करने में, अपने विचार देने में बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, क्योंकि मुख्य बिंदु उनका ये है कि उस बात का अपोज करना, उस विचारधारा का अपोज करना या उस व्यक्ति का अपोज करना। उनका सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। वो तो एक हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी पाल कर रखते हैं उस व्यक्ति से या व्यक्ति के व्यक्तित्व से या उसके विचारों से। तो उनके मन में एक हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है उनके प्रति, और उस दुश्मनी के कारण वो यदा कदा है नहीं, हर बार वह उनका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में यानी कि विरोध करने की प्रोसेस में और उनको अपना दुश्मन मानने की प्रोसेस में वो बहुत बड़े मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। यानी कि मैनिपुलेटिवनेस जो है वो उनमें अत्यधिक उनके व्यवहार में आ जाती है, और वह हर तरह से चीज़ों को इधर उधर करके, ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके, और अपने विचारों के प्रदर्शन से या अपनी गतिविधियों से वो सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि वह विचार या वह व्यक्ति या उनके द्वारा किए गए कार्य गलत हैं। और वह अपने आप को, अपने विचारों को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को चार्म करे, और वो चार्मिंगनेस और अट्रैक्ट पैदा करने के लिए वो बहुत सी झूठी सच्ची कहानियों का सहारा लेता है। इसलिए उनको हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। उनमें धोखा देने की एक बहुत बड़ी आदत शुमार है। वो डिसीटफुल होते हैं, वो किसी बात पे सच्चे नहीं उतरते, वो किसी बात को कह कर के उस पर स्थिर नहीं रहते। जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो ईमानदारी को छोड़ देते हैं, बेईमानी का सहारा लेते हैं, और एम्बेजलमेंट करना या फ्रॉड करना यह उनका एक स्वभाव बन जाता है। यानी कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से भी वो अपने अपोनेंट को डिस्क्रेडिट करने में चूकते नहीं हैं। उनका एक व्यवहार और रहता है, जैसे मैंने बताया, वो प्रशंसा पाना चाहते हैं, अपने कामों को लोग उसको अच्छा कहें, ऐसी उनकी हमेशा इच्छा रहती है, और उसके साथ दो लोगों का ध्यान उनके प्रति आकर्षित हो, यानी कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनका हमेशा बना रहता है। जैसे अब उनके अपोनेंट ने कुछ किया या बोला या कोई गतिविधि हुई तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट में कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने विचारों को या एक्शंस को कि लोग उसको नोट करें और उनके प्रति आकर्षित हों। वो मेनली एक अटेंशन सीकिंग प्रोसेस होती है। उनमें एक ग्रैंडियोसिटी का एहसास होता है, जो ग्रैंडियोसिटी उनके चलने, ग्रैंडियोसिटी यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना और दूसरों से अपने आप को बहुत छोटा समझना, यानी कि अपने में एक सुपीरियरिटी का उनमें एहसास होता है। इसलिए वो चाल ढाल में, बात करने के तरीके में, अपने विचारों को प्रेजेंट करने में वो इस तरह से करेंगे कि जैसे उनका अपोनेंट जो है, हीरो जो है, जिस व्यक्ति के बारे में, जिसको वो अपना अपोनेंट मान चुके हैं, उसके प्रति वो किसी भी तरह का लांछन लगाने में या कोई भी किसी तरह का उस पर बोलने में एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ही वो चाहेंगे कि कुछ बात इस तरह से अटपटी चटपटी करके कहें कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। वो बहुत ही सस्पिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक करने वाले होते हैं। उनको, उनके अलावा भी उनके समर्थक अगर उनसे कोई बात करते हैं या किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उन पे वो शक करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं। इन सब गुणों को हम कहते हैं डार्क पर्सनैलिटी टेंडेंसीज। यानी कि ये टेंडेंसीज, जो 7 टेंडेंसीज हमने बताई, ये डार्क पर्सनैलिटी टेंडेंसीज कहलाती हैं। और इनका वर्णन जो हेक्साको मॉडल है उसमें भी इसी तरह का लगभग सिमिलर वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसको एनालाइज करने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट एक बिग 5, इस प्रकार अभी हमने बात की
जो डार्क टेंडेंसीज जो हैं उनके ऊपर बात की। डार्क टेंडेंसीज के अलावा जो है कुछ डायमेंशंस और डायमेंशंस भी हैं जिनको बिग 5 डायमेंशंस कहा जाता है, जिससे इस तरह के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। इन 5 में आता है इंट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटीज़, फिर एग्रीएबलनेस, कॉन्सेंसुअसनेस, ओपननेस एवं इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इनके आधार पे भी हम उनके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। करीबन 3000 लोगों की स्टडी करने के बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जो प्रिंसिपल, मुख्यतः जो सिद्धांत हैं जिन पे हम इन इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का आंकलन कर सकते हैं, वो है एंटागोनिस्टिक ट्रेट्स, जिसकी हमने पहले बात की। 7 ट्रेट्स हमने बताए। फिर एग्रीएबलनेस, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी एंड डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स की भी हमने बात की और हमने जो दूसरे डायमेंशंस है उनकी भी यहाँ पे बात की। इन सब की स्टडी करके ही हम उनकी एक्चुअल परिस्थिति का आंकलन कर सकते हैं। यानी कि जो भी एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटी से व्यक्ति बीमार है या ग्रसित है, उसका पूरा आंकलन करने के लिए या समझने के लिए इस बीमारी के बारे में हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस भी स्टडी किए गए हैं और ये जो 3000 लोगों के हमने बताया कि साइकोलॉजिकल स्टेटस को उन्होंने स्टडी किया, और बाकी सारे भी जो हैं फैक्टर जो हमने अभी तक चर्चा की है, उन सब के बारे में उन्होंने डिटेल्ड में इन लोगों में स्टडी किया। यानी कि उन्होंने ट्रेट्स भी स्टडी की, डायमेंशंस भी स्टडी किए और इंडिविजुअल जो उनके सिम्टम्स हैं उनको भी स्टडी किया, और ये माना कि हाँ, डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके आधार पे हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, एंटागोनिस्टिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि क्लिनिशियंस में, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में और जो इस तरह के सारे उनके सिम्टम्स के बारे में विचार किया गया है, उसमें सबकी एक मान्यता नहीं है। लोग अपने विभिन्न तरह के विचार रखते हैं, क्योंकि क्लिनिकल जो क्लिनिशियन है उसका मुख्य उद्देश्य है अपने मरीज़ को ठीक करना, ठीक डायग्नोसिस करना। तो इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहता है, यानी कि उसका प्रॉब्लम बेस्ड उसका प्रोग्राम है, वो समझ के और फिर उसका इलाज करना चाहता है। जबकि एक प्योर एकेडमिशियन जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसका अपने एकेडमिक्स के हिसाब से उसकी स्टडी करना चाहता है। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों में एक अलगाव या विपरीत विचार से कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः आज के समय पे क्लिनिकल कंडीशंस पे या क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है या उनको नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है, और वही आजकल सर्वमान्य करीब है। तो ये था इस अजीबोगरीब परिस्थिति का वर्णन, जो कि हमें समाज में काफ़ी लोगों में देखने को मिल जाती है। आप भी अपने आसपास या यूट्यूब पे या कहीं और जो सोशल मीडिया है उस पर देखेंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि बिना राशनल के ही वो पर्टिकुलर नेता के या पर्टिकुलर हीरो के, क्योंकि वास्तव में उनके लिए हीरो होता है और वो उसके अपोनेंट होते हैं, तो अपने अपोनेंट हीरो के बारे में वो हमेशा कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि वो बुरा लगे, और वो जो उनको मानने वाले हैं उनको भक्त या गोदी में या और इस तरह के लांछन उन पे लगा करके और उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। यह समाज में अत्यधिक मिलता है, बहुत सारा मिलता है, बहुत से लोग इससे ग्रसित रहते हैं और बहुत से, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार इसलिए नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने आप को ही ज़्यादा नुकसान करते हैं बजाय दूसरों के। वो अपनी भरसक कोशिश करते हैं लेकिन वो दूसरों का नुकसान नहीं कर पाते। अक्सर
वो अपना ही नुकसान करके और फिर शांत हो जाते हैं, या कुछ लोग जब तक उनमें ताकत थोड़ी बहुत भी बचती है वो उसी पे चलते रहते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वह है एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटीज़। एंटागोनिस्टिक पर्सनैलिटी, इसका नामकरण या इसकी स्थापना या इसका प्रारंभ या इस पे विचार 1590 के आसपास शुरू हुआ। यह एक लैटिन वर्ड एंटागोनाइज या